नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब फिर 200% दुरुस्त साबित हुई मेरी पेशगोई। मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ये एक्सपोर्ट, ये सब बातें जो हैं ये सतही हैं। असल चीज़ इन्वेस्टमेंट है जो मुल्क को आगे लेके चलेगी। कल भी मैं एक बात कर रहा था, आज भी मैं एक बात कर रहा हूँ। और आप देखें कि मेरी जो बात है या मेरी जो राय है, ज़रूरी नहीं कि सुनी जा रही होगी। ऐसा हो सकता है कि जो सोचने वाले हैं, फैसला करने वाले हैं, उनकी सोच फिक्र का म्यार भी अब वही है और मैं उसके आसपास हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क की मईशत ठीक हो जाए तो आपको सरमायाकारी चाहिए होगी। और सरमायाकारी का तखमीना कितना होना चाहिए या अंदाज़ा कितना होना चाहिए? उतना होना चाहिए जितनी पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेट है, उतना ही तकरीबन अगर इन्वेस्टमेंट आ गया तो पाकिस्तान की मईशत के बचने के इम्कानात ज़्यादा हैं। कहा मैंने आपसे, आप लोगों ने नहीं मानी, आपने अपनी करी। एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, शब्बर ज़ैदी को लेकर आ जाएंगे, असद उमर को लेकर आ जाएंगे, उसको फलां को लेके आ जाएंगे, उससे ये करवा लेंगे, उससे वो करवा लेंगे, निजकारी कर देंगे। आपने सारी चीज़ें कर ली ना, लेकिन मेन एम क्या है कि वहाँ से जो आपने देखा, आर्मी चीफ साहब भी गए, आर्मी चीफ साहब ने जो फैसले किए, जो बातें की, जो बाहर भी बात करके आए, जो यहाँ पर भी आकर बात की सरमायाकारी की। क्योंकि देखें, माजरत के साथ कौम हमारी जो है ना, उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ उसकी कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने सही मतलब ये कि डिसीजन लिया और सही किस्म की बात ताजिर सनतकारों से की कि भाई सरमायाकारी के ज़रिए मईशत को बचाएंगे। ये पॉइंट नंबर 1 है। SIFC मेरे ख्याल से उसके लिए इदारा भी मुरतब कर दिया है, मैकेनिज़्म भी मुरतब कर दिया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लानी, अब ट्यून ऑफ क्या? देखो, पहले इनिशियल उन्होंने बताया $25 बिलियन, लेकिन टारगेट $100 बिलियन का है। बात फिर वही मेरी वाली सही हो गई। इसका मतलब देखें, मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ गौर से समझिएगा इस चीज़ को। देखें, इस वक्त अच्छी बात ये है, आगे चल के इंशाअल्लाह मेरी भी उम्मीद यही है, आपकी भी उम्मीद यही है, इलेक्शन हो, जमहूरी हुकूमत आए, काम हो, सिस्टम हो। लेकिन ये जो इकोनॉमिक एजेंडा है, ये इकोनॉमिक प्रोग्राम है, ये इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, ये थोड़ी लॉन्ग टर्म हो और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड ले लें। अच्छा, सेकंड जो मैं आपको बात बता दूं, अगर चंद सियासी जमातों ने कुछ उजलत, और ये मैं उन सियासी जमातों के मुतालिक बात नहीं कर रहा कि जो इस वक्त ज़ेर अताब हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि बेनिफिशरीज़ रही हैं, जिनकी अभी अभी हुकूमत ख़त्म हुई है, वो कुछ ज़्यादा उजलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उजलत दिखाएगा वो फिर घेरे में आएगा। मैं बता रहा हूँ अभी आपको बात, किस चीज़ के घेरे में आएगा। अभी जावेद परेशान हो गया, बोल रहा है किस चीज़ के घेरे में आएगा। वो घेरे में आएगा जो अब एक बहुत बड़ी एलेबोरेट एंटी करप्शन स्ट्रेटजी है। और एंटी करप्शन स्ट्रेटजी के अंदर हो क्या रहा है कि करप्शन के ऊपर क्रैक डाउन होगा। नाम मैंने किसी पार्टी का नहीं लिया, रो पता आप सब लोगों को है, गर्दिश में, सोशल मीडिया पर, जहाँ पर भी है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। लेकिन जो फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर इकोनॉमिक एजेंडा को सक्सेस बनाने के बीच में कोई रुकावट आई तो फिर जाहिर बात है और तरीके हैं कि जिस तरह से इकोनॉमिक एजेंडा को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। ये समझ जाएं आप, ये बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आप लोगों की फ़हम से आगे की चीज़ें हैं, ये उन लोगों के फ़हम से आगे की चीज़ें हैं जो कह रहे थे कि साहब इलेक्शन नहीं होंगे। ये उन लोगों के फ़हम से आगे की चीज़ें हैं जो कह रहे थे कि साहब PDM की हुकूमत को 1 साल और तवालत मिल जाएगी। तो फिर क्या हुआ? 14 अगस्त को स्टोरी फिनिश हो गई। तो अब मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब तारिक यूसुफ साहब, जो कि सदर हैं KCCI के और बहुत अच्छे डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। शुक्रिया। ये भी हमारी खुशनसीबी है कि KCCI की क़यादत जो है, वैसे अच्छे लोगों को ही मिलती है, लेकिन इस दफ़ा बड़े डायनेमिक शख्स यानी जनाब तारिक यूसुफ साहब को मिली है। और ये बड़ा अच्छा चीज़ों को जिसे आप कहते हैं कि आर्टिकुलेट करते हैं।
बात यह है, आपको पता है आजकल गर्दिश में यही बात है, हर टीवी प्रोग्राम में यही बात हो रही कि आर्मी चीफ साहब ने क्या बातें की। अब उसमें जिसको कारोबारी शख्सियत को नाम लिए बगैर जिसको जौन सा नुक्ता अच्छा लगा उसने वो हाईलाइट करके बता दिया। लेकिन अहम नुकात के अंदर सबसे पहला नुक्ता यही है कि पाकिस्तानी मईशत को बचाने के लिए फार्मूला ये है कि इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन लगाया जाए। अब वो इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन लग तो जाएगा विद ऑन स्ट्रेटेजिक ग्राउंड्स, लेकिन आपने फिर जाहिर बात है पे बैक तो उसको प्रॉफिट्स में करना पड़ेगा, चाहे आप सऊदी से लेकर आएँ, चाहे यूएई से लाएं, चाहे कतर से लाएं। आपके ख्याल से पाकिस्तान की इकॉनमी को और ज़्यादा रेजिलियंट बनाने के लिए तारिक यूसुफ साहब क्या इकदाम की ज़रूरत है? और हालिया ख़ास तौर पे आज के दिन की निस्बत से 6 सितंबर बड़ा ही अहम दिन है, यौम दिफा, इसके लिए भी अगर आप कोई पैगाम देना चाहें आगाज़ में, फिर अपनी बात को शुरू करें। जी, मैंने आपका लास्ट जुमला मिस किया। बिस्मिल्लाह। मुझे तारिक यूसुफ साहब की आवाज़ नहीं पहुंच रही। मैं पेशकार से आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कि इस मसले को हल करें। जनाब तारिक यूसुफ साहब की आवाज़ जो है वो अभी खैर उनसे दोबारा आ रही है आपको मेरी? तारिक यूसुफ साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? माजरत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी तारिक साहब जी अपनी बात कीजिए। जी, आप जरा सवाल रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैं अपना सवाल दोहराता हूं, बुनियादी तौर पे क्या है कि एजेंडा के टॉप पर जो बात थी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल आर्मी चीफ साहब ने जो मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए गुफ्तगू की, उसमें नुकात हर ताज सनतकार रहनुमा ने अपने मतलब का निकाला और पेश किया। मतलब अब तरतीब शायद आगे पीछे हो, बात सही की सबने, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो टॉप ऑफ द एजेंडा रखा। अब $100 बिलियन को टारगेट किया है, 25 बिलियन डॉलर फिल4 आ जाएं या जल्द आ जाएं, लेकिन इशू ये है कि जो भी हमें देगा इवेंचुअली वो पे बैक तो उसको प्रॉफिट्स में ही चाहिए होगा। तो क्या पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी रिजिलियंट बनाई जा सकती है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर हम एक लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाएं? जी जी, देखिए बात यह है कि जनरल साहब ने जिस एरिया की तरफ टारगेट किया है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, वो अभी तक अनटैप्ड है। उन्होंने टैप किया है हमारे वसाइल, हमारे रिसोर्सेस, जो गुज़िश्ता 70 साल में जिसकी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी कि हम इसको भी इनकैश कर सकते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं वो वसाइल कौन से हैं। नंबर 1, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, हम अपनी जमीन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो उसके अंदर फोकस था वो SIFC के जरिए उन्होंने जो बात की है, उसमें भी एग्री बेस्ड मामला है, और वो ये कहते हैं कि 1 एकड़ की यील्ड और उसकी श्योरिटी अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ मौसमियाती थ्रेट, पेस्ट अटैक्स, ये सारी चीजें जो हैं ये पर एकड़ यील्ड के ऊपर मुतासर करती हैं। इसको मॉडर्नाइजेशन के सिलसिले में उनकी थॉट है। पाकिस्तान में मॉडर्न फार्मिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, उन्होंने इसी को फोकस किया है और सारी दुनिया के लोगों को ये बाराबर कराया है, बिलखुसूस यूएई की, मिडल ईस्ट की, कि ये जमीन है, हम इसको आपको लेवल करके देंगे, यहाँ मॉडर्न फार्मिंग होगी और उसकी ये यील्ड आएगी। और देखिए यील्ड की जो बात है बड़ी अंडरस्टैंडेबल है। पिछले साल की कॉटन की क्रॉप और इस साल की मैनेजमेंट की क्रॉप की जो फर्क है वो तकरीबन 2.5 गुना है। तो ये एक एरिया है जिसको इनकैश किया जाता है। सिमिलरली मादनियात, हमने कभी इस नेचुरल रिसोर्स की तरफ तवज्जो नहीं दी, हमें इसके इनकैशमेंट, जनरल साहब ने इसको आइडेंटिफाई किया है और वे समझते हैं कि मादनियात की तरफ अगर मॉडर्न फाइनेंसिंग सिस्टम आएगा और लोगों का इंटरेस्ट होगा तो यकीनन वो तकदीर कर बदल देगा इस मुल्क। रही बात जो पुराने हमारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि मेन हमारा जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में ऑलरेडी हम वी आर अ स्पेशलाइज्ड कंट्री, हमें अपना काम बहुत हद तक समझ है, उसमें किसी हमें एजुकेशन की या फर्दर मॉडर्नाइजेशन की जरूरत नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही है नासिर साहब? जी, बड़ा अहम नुक्ता, और मैं ख़ास तौर पे आपने बड़े मुफस्सिल अंदाज के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली। यहाँ पर हम एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि करप्शन के ख़िलाफ़ इक़दामात लेने की ज़रूरत और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ इक़दामात लेने के मुतल्लिक जो है बड़ी संजीदगी का इजहार किया गया है। आपके ख़्याल से स्मगलिंग पाकिस्तान की मईशत को कितना नुकसान पहुँचा रही है, और क्या करप्शन के ख़िलाफ़ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी तो कोई भी नहीं बनेगी, जो भी बनेगी लॉन्ग टर्म ही बनेगी, तो उसके लिए एक आपके ख़्याल से किसी पैराए में प्लानिंग मौजूद है, और आपकी क्या तजावीज़ हैं सूरत में?
जहां तक आपने बात की है करप्शन की और उसकी अपना जी जी। करप्शन की आपने बात की है तो वो, और स्मगलिंग एक नासूर है इस मुल्क के लिए। और रिसेंट पास्ट में हमारे यहाँ बॉर्डर स्मगलिंग जो है वो बहुत बढ़ गई है। पहले इनवाइसिंग का मसला होता था, अब बॉर्डर स्मगलिंग बहुत बढ़ गई है, और इसमें आना और जाना दोनों शामिल हो गया है। जैसी शॉर्टेज हुई, जिस चीज की शॉर्टेज हुई वो आसानी के साथ स्मगल हो गई। जिस चीज की जरूरत लोकल मार्केट में हुई वो आसानी के साथ लोकल मार्केट में इन्फ्लक्स हो गया उसका। तो ये एक पैरेलल ट्रेड हो गया तकरीबन, और अगर इसको हम नहीं रोकेंगे तो इसके लॉन्ग टर्म बड़े नुकसान हैं। स्मगलिंग इज नॉट द वे टू रन अ कंट्री। उस पर बार लगाने की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये इकदाम ले लिए गए तो यकीनन मुल्क में मईशत और माशी इस्तेकाम दोनों आएंगे। बड़ा रहा अहम नुक्ता बात आपने बयान किया है। तारिक यूसुफ साहब ने बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा तज्जिया भी पेश किया, और उसके साथ साथ बड़े अच्छे सॉल्यूशंस भी साथ ऐड किए हैं, और ये भी बताया कि अगर इन चीज़ों के ऊपर, इन इक़दामात के ऊपर अमल ना किया गया तो फिर किस तरह की आउटकम निकल सकती है। अब तारिक यूसुफ साहब, मैं बुनियादी तौर पे आपको इस जानिब लाना चाहूँगा कि इस मुल्क के अंदर अब आपने देखा होगा कि तमाम चीज़ों का जोड़ डॉलर के रेट से बना दिया गया है। आप क्या बिलीव करते हैं कि एक हेल्दी मिक्स बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी किसी तरह एक बैलेंस क्रिएट किस तरह से किया जा सकता है, बिलखुसूस मौरूज़ी हालात को देखते हुए? शॉर्ट टर्म में तो शायद ये पॉसिबल ना हो, बट देयर नीड्स टू बी ए वे टू मूव फॉरवर्ड। आपके यहाँ ऐवान तिजारत में बात होती रहती होगी, मैं चाहूँगा नाजरीन को भी इस मुतालिक बताइए। जी जी, देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है ज़ाती तौर पे, और जो मेरे डिस्कशन हुए हैं, हमारे यहाँ जो कॉस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स है ना, वो सीरियस कंसर्न है। बिजली के जो दाम है और जिस तेजी से गुज़िश्ता 6 महीने में बढ़े हैं, और उसमें कुछ इर्रेशनल्स भी हैं, अगर उसकी तरफ तवज्जो न दी गई तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, उसके सर्वाइवल, खास तौर पे एसएमईज के एरिया में, मुझे वो बहुत ब्लीक नजर आता है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को मैंने ये प्रपोज भी किया है कि कुछ इंटरिम मेजर्स लेने पड़ेंगे टू गिव सम रिलीफ नॉट ओनली टू द कॉमन मैन, बल्कि ऑल्सो जो मीडियम साइज की इंडस्ट्रीज हैं उनका सर्वाइवल जो है पावर बेस्ड है, और उसकी कीमतें बाज सूरतों में 70 रुपए यूनिट तक चली गई हैं। वो एक गरीब आदमी है, 12-15 छोटा मशीनें लगा के बैठा हुआ है, अगर, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारी इकोनॉमी का, और बहुत बड़ा नंबर है। अगर हमने उनको असिस्ट नहीं किया तो दैट माइट क्रिएट डिफिकल्टी, नॉट ओनली जॉब अपॉर्चुनिटीज बल्कि शॉर्टेज ऑफ इनकम आल्सो फॉर द कंट्री। इसमें शायद टैक्स के फॉल भी आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन फिर इसके लिए फिर एसएमई सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो कोई इंट्रोड्यूस करना चाहिए मेरे ख्याल से, एक स्पेशलाइज्ड, क्योंकि ये आपने बड़ी अच्छी इस रेफरेंस में बात की। अनफॉर्चुनेटली एसएमईज के बारे में तो सब लोग भूल ही गए, और अनफॉर्चुनेटली बात ये होती है कि एसएमईज को बहुत जगह बुलाया भी नहीं जाता, बहुत जगह उनसे राय भी नहीं ली जाती। तो लेकिन ये, इसके बारे में आपके ख्याल से कोई एसएमई सपोर्ट प्रोग्राम बना लिया जाए, और चीफ साहब को चाहिए वो इस पर भी वर्क कर लें। जी देखिए, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम और भी है कि हमारे जो एसएमईज है ना, वो रजिस्टर्ड सर्कल में भी नहीं है, वो मार खाए जा रहे हैं और उसी सिस्टम में जी रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि जनरलाइज्ड, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ द होल स्कीम अगर कोई ला रहे हैं, एक जनरलाइज सिस्टम लाने की जरूरत है जिसमें एक आम आदमी को बेनिफिट मिले। उसमें देखिए, लोगों ने, मैं शहर कराची में रहता हूँ, 26,000 मेरे मेंबर हैं, और इसके 10 गुना लोग जो हैं वो और बिजनेस एक्टिविटी में, जो मेरे मतलब ये है कि कराची शहर में अपना रोजगार ढूंढते हैं। किसी ने गैरेज में लगाई हुई है, किसी ने छोटी जगह पे लगाई हुई है, मगर द पावर कॉस्ट इज फॉर एवरीबॉडी। और वो कम अगर नहीं होगा तो जो एसएमईज के नाम से हैं या जो एसएमईज एक्चुअली भी होते हैं, उन सब का जो सिस्टम है वो खराब हो जाए। अच्छा, एक और आपको खुशखबरी सुना दूं, एक और खुशखबरी बोर्ड सर, हमें ये 10 रुपए वाली बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो आपसे 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ने की अफवाहों के मुतालिक बात कर रहा हूं कि वो बड़ी मुबारक हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर और भी इजाफा होने वाला है सर, क्योंकि अगर इन्होंने 2% बढ़ाया। जी तो
फिर ये जो है ना, ये मीडियम एंड लार्ज स्केल की बात हो जाती है। मैं स्मॉल स्केल की बात स्मॉल कर रहा स्केल की, जी जी, सही, दुरुस्त हूं। हर फरमाया। आदमी जो है जी, जी, नहीं नहीं, ये अगर आपने बिल्कुल सही इंटरेस्टेड है बात तो की, वो यू आर राइट। जी जी, कहना चाह रहे हैं आप? मैंने कहा यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। जी हाँ, मतलब ये इंटरेस्ट रेट जो है वो आम आदमी पे उसका कोई इतना इम्प्रेशन नहीं आता है सच उसकी बिजनेस एक्टिविटीज पे। जी। ये इफेक्ट जो है इंटरेस्ट रेट का वो मीडियम एंड लार्ज स्केल पर आता है। एसएमई जो है वो पावर और यूटिलिटीज, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, देयर आर सो मेनी एरियाज जो इस वक्त रॉकेट हाई प्राइस पे चले गए हैं, और हर आदमी के लिए अपनी जिंदगी में जो उसकी बजटिंग है उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपने ये ये बात बड़ी बहुत तकलीफ अहम की है, और यहाँ पर एक इशू ये है कि यहाँ पर वेज और प्राइस स्पाइरल क्रिएट करने का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है हमारे यहाँ वेजेस बढ़ाने के लिए अभी बिजनेसमैन के पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर वेज प्राइस का जो एक आप कह सकते हैं विशियस सर्कल में हम फंस गए, तो फिर खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? मैं तो ये सोचता हूँ बिजनेसेस का बनेगा क्या। जी, मैंने एक बात कही थी उस दिन जब हम मीटिंग में थे रिगार्डिंग पावर, और प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ही मैंने बात की जी, कि अगर 60 रुपए का एक यूनिट हो गया है और 200 यूनिट वाला एक आम आदमी या पॉवर्टी लेवल में सबसे नीचे समझा जाता है, तो आप मुझे बताइए कि 200 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 60 12,000 रुपया हो जाता है। जी, अब बाकी क्या रह गया महीने के लिए? 12,000 रुपए बिजली, बच्चों की तालीम, 200 रुपए किलो चीनी। दीज आर वेरी डैमेजिंग फैक्टर्स। आटे के दाम देख लीजिए आप। हमें एक आम आदमी का कंसर्न भी सामने रखना पड़ेगा। सारा कुछ यही नहीं है, बल्कि एक आम आदमी की जिंदगी जो है उसमें एक और बात आपको ऐड कर दूं। मैं 30-40 साल से काम करता हूँ। मेरे पास असिस्टेंस के लिए अगर कभी कोई एप्लीकेशन आती है तो उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है माँ बीमार है, बाप बीमार है, बच्चा बीमार है, बेटी की शादी करनी है। आमतौर पे यही एक्सपीरियंस हमने किया अपनी जिंदगी में। अब क्या आ रही है? मैंने बिजली का बिल पे करना है, आई नीड योर असिस्टेंस। दिस इज एन एडिशनल लायबिलिटी। ये तो बड़ा इट्स अ वेरी कंसर्निंग थिंग। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, तो बड़ी हैरानकुन बात है। लेकिन यहाँ पर मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। असल में देखें, बात यह कि पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है वो अमूमन डिस्कनेक्टेड होती है इन चीज़ों से ना, जब तक के इलेक्शंस ना आए हों सर पे। जब इलेक्शन आते हैं सर पे तो देन दे गेट कनेक्टेड। केयर टेकर गवर्नमेंट को भी बड़ा एहतियात से अपने बयानात देने चाहिए। आई फुली एग्री विद यू, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इसमें कोई मुबालगे वाली बात नहीं, तो ये बात अब उनको भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि वो मुबालगे वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। बट एक और चीज़ भी अभी गर्दिश में है कि अगेन दे आर गोइंग टू इंक्रीज द टैरिफ फॉर कराची स्पेसिफिकली। Do you think it will be justified? And if there is a public hearing, would you like to give your input there as well and talk to NEPRA that they should perhaps consider? जी, क्या कहते हैं आप? हम हर नेपरा की मीटिंग को अटेंड करते हैं कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से, और हर दफा अपना जो व्यू पॉइंट है वो पेश करते हैं। वी विल कीप ऑन डूइंग दैट जहां तक एक्सेप्ट हो जाए, मगर ये हमारा काम है और ये हम करेंगे। जी, नहीं, ये तो बड़ा अहम नुक्ता है, लेकिन इशू ये है कि दे शुड अग्री, बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप लोग स्टेक होल्डर हो। ये एक ट्रांजैक्शन है, ये टू वे स्ट्रीट है। मुझे समझ में नहीं आता कि हाउ रेगुलेटर एंड द power distribution company or maybe the people who are generating the electricity, they themselves decide what the tariff should be and we should be out of the picture. भाई जो एक्चुअल कंज्यूमर है, हाँ जी जी, नहीं वो अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं, हम उस पर डिस्कशन करते हैं, बाज़ औक़ात रुक भी जाती है। लेकिन अब अगर ये 10 रुपए वाली बात है तो आई थिंक दिस इज लाइक 20%। गर्दिश में ये बात क्या होगा गर्दिश में। एक और इंटरेस्टिंग बात है जी जी, एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो 10 रुपए पड़ते हैं ना, ये बेसिक प्राइस के पड़ते हैं, या 5 रुपए या 2 रुपए। जो टैक्स है वो इन्फ्लेटेड प्राइस पर 18% के हिसाब से लगता है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है उसका। और जब आपके टैक्स के जो कलेक्शन के वहां से जो टारगेट्स हैं वो आपने एक सर्टेन अमाउंट पे कैलकुलेट किए हुए हैं, तो फिर ये एडिशनल टैक्स क्यों लिया जाता है एडिशनल प्राइस पे? अच्छा, यहाँ पर आपने एक मसला और हल करना है। अवाम की जानिब से प्रोग्राम का कर सकता, मैं खाली सबमिट कर सकता हूँ। मतलब आप सबमिट कर सकते हैं, आई एम श्योर, एंड आपकी बात
आप वोकल भी हैं और मैंने ये देखा है कि आप अपनी बात को रजिस्टर भी करवाते हैं जहाँ होनी चाहिए, और बहुत दफ़ा आप रेक्टिफाई भी करवा लेते हैं मामलात को। आपके पास है ये अथॉरिटी भी है, पोजीशन भी है। इशू ये कि ये आम आदमी का प्रॉब्लम है, लेकिन ये आप ताजे सनतकारों के लिए भी अप्लाई करता है। इशू ये कि सोलर पैनल्स मार्केट में आए हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। व्हेन यू कम टू सोलर पैनल्स, आई थिंक पर वॉट जो प्राइस है, इट्स गुड, इट्स ओके, इट्स नॉट बैड। लेकिन इशू ये आ रहा है कि उसको परचेज करने के लिए गरीब आदमी के पास इस वक्त सेविंग नहीं है सर। तो अगर आप बैठ जाएं, कराची के अंदर जो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर इन टू दिस, दे वांट टू डू सोलर, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी निगोशिएट हो जाए चीज़ के वो कन्वीनियंट कर दें अपने हर कंज्यूमर के लिए कि कंज्यूमर नंबर अलॉट करके घर में सोलर सेल चला दे। क्या कहते हैं आप? जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसने बहुत कमाया कराची से, अगर वो ये कर सकती है हमारे लिए तो क्यों ना करे? जी नहीं, देखिए इसमें बहुत अच्छी आपकी बात है कि जो अगर हम इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकें, लेकिन अभी तो पोजीशन ये है कि ये थेफ्ट ही नहीं रोक पा रहे। 34% पिल्फरेज है। जी जी, कहां से सोलर प्लांट उसको देंगे? 34% हमारे यहाँ पावर लॉसेस है। पहले जो माल हमारे पास है, अगर वही डिटेक्ट हो जाए बिकने के लिए, तो वी कैन कट डाउन द प्राइस। ये भी बड़ा अहम नुकता। सोलर तो बाद में फिर एक और लायबिलिटी क्रिएट करने वाली बात है ना, उसकी रिकवरी का भी एक इशू है। तो रिकवरी करने के लिए डू यू थिंक द टैक्टिक एंड टेक्निक दैट इज बीइंग यूज्ड इज करेक्ट एट द मोमेंट, कि लोड शेडिंग आवर्स बढ़ा दिए जाएं या मे बी कलेक्टिवली पनिश कर दिया जाए एरिया को? उससे बेहतर तो ये है कि आई थिंक दे शुड फाइंड अनदर नोवेल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट यू सजेस्ट। It's a long debate. I think there are ways कि he has to be taken on board कि भाई ये लोड शेडिंग हो रही है, एक्चुअली उन्हीं इलाकों में होती है जहां पर लाइन लॉसेस ज्यादा है। लेट्स सम अप। बात कुछ ऐसी है कि नाजरीन, हमें इस चीज़ को समझना है कि मईशत को बचाने के लिए सरमायाकारी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी अहमियत को उजागर करके पेश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में करप्शन पहले भी बहुत बड़ा मसला था, अब भी है, और उसको कम्बैट करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं सलाम पेश करता हूँ हमारी क़यादत को कि वो इसके बारे में सोच रहे हैं। उसके अलावा मुल्क के अंदर स्मगलिंग का इशू है। उस स्मगलिंग का इशू क्या है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से स्मगल होकर बाहर भी जा रही हैं। मेरे ख्याल से कंसर्न उस पर ज़्यादा है कि यहाँ से स्मगल होकर कोई ऐसी चीज़ें ना जाएं जिससे मुल्क को नुकसान हो, मुल्क की मईशत को नुकसान हो। और फिर ज़ाहिरी बात है, एजेंडे में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मादनियात, ज़राअत, पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि करप्शन शिकन मुहिम भी चलाई जाएगी, स्मगलिंग शिकन मुहिम भी चलाई जाएगी, बड़े अहम तरीके से चलाई जाएगी। और जनाब समझ लीजिए आप बात को, काफ़ी ये मामला जो है संजीदा नोयत का होगा। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त जो है वो महदूद होता है। वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।